अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और खास बात में आज हमारे मेहमान हैं छात्र राजनीति से निकलकर वास्तविक राजनीति तक एक लंबा सफर तय करने वाले वरिष्ठ राजनेता प्रदीप सिंह बब्बू जी। जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है अनादि टीवी के दर्शकों के बीच में। हम सिंपल आपसे बातचीत करना चाहेंगे जी, लेकिन बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और पहला सवाल जो दर्शकों की तरफ से हमारा आपके लिए है वो है कि छात्र राजनीति से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी ने आपको अपनाया और आपने समाजवादी पार्टी को अपनाया। फिर ऐसा क्या विचार भारतीय जनता पार्टी में या भाजपा के किसी नेता में या भारतीय जनता पार्टी के किसी विचार में आपको दिखा कि आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए, भाजपा के हो गए प्रदीप सिंह बब्बू? क्या वजह थी? देखिए, सही बात है कि लंबा समय हमने समाजवादी पार्टी में दिया और लंबा समय हमें लगता है लगभग 28 साल में समाजवादी पार्टी में रहा। और समाजवादी पार्टी का जिस दौर में हम शामिल हुए थे, छात्र राजनीति से जिस दौर में मैं आया था, वो नेताजी का दौर था। नेताजी का दौर में एक ऐसे व्यक्तित्व थे वो कि सबको लेकर साथ चलने वाले थे, मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव के बाद जब सत्ता नेतृत्व परिवर्तन हुआ और वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री अखिलेश जी, तो कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ उसमें। हम लोगों के प्रति जो समाजवादी पार्टी का जो हमारे प्रति लगाव था और हम लोगों का लगाव तो यथावत था, उसमें कोई अंतर आने लगा। उसके बाद हमने देखा इसी बीच कालखंड में अयोध्या में मंदिर बना। मंदिर के बनने के दौरान दर्शन करने की जब इच्छा हुई तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरह से अघोषित रोक है कि आप मंदिर पे दर्शन करने के लिए कोई समाजवादी नहीं जाएगा। तो श्री रामलला के दर्शन पर। हाँ, और हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ, अयोध्या के रहने वाले हम लोग हैं। हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं और वहाँ से हम लोगों ने पूरा संघर्ष देखा है। मुझे लगता है जो कार सेवकों का दौर चलता था तो हम लोग के यहाँ से पूरी सब्जी बन के जाती थी, तो हम लोग उस दौर में थे। और जब बरसों के बाद 500 साल बाद वहाँ रामलला का स्थान सुनिश्चित हुआ है और रामलला प्रकट हुए हैं, तो मुझे लगा कि दर्शन करना चाहिए। लेकिन उस दौर में कोई भी समाजवादी, मैं आज भी कहता हूँ, ऐसा कोई भी समाजवादी नहीं होगा जो दर्शन करके अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे चला दे। कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हम लोगों को आहत की और ये लगा कि अब समाजवादी पार्टी की वो सोच नहीं है जो सबको लेकर साथ चलने वाली है। और इस दौर में जब राष्ट्रवाद की बात हो और अपने राष्ट्रवाद को बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग इस तरह की बात भी रोका जाएगा तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये पार्टी छोड़ के कहीं, और मुझे कहीं लगा भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो विचार हैं कहीं कि भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा करीब आ रही है, मैं उसके करीब आ रहा हूँ, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। ठीक है, एक नेता और इस बात को कहते हैं जी। एक विधायक है मौजूदा जो समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे और अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह, वो भी कहते हैं राम और राष्ट्र के लिए जी जब चीज़ें सामने आई तो मुझे परिवर्तन करना पड़ा। तो क्या आपकी वजह भी, जैसा आपने भी बताया, लगता तो वही कि राम और राष्ट्र के लिए? नहीं, बिल्कुल, मैं इस राकेश भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राम और राष्ट्र, राम की बात तो मैंने आपको बताया और राष्ट्र की भी तमाम ऐसी बातें हुई, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, चाहे पाकिस्तान से जुड़ा मुद्दा हुआ और मुद्दे। मुझे लगा कि हमारा नेतृत्व, जो समय का नेतृत्व, समाजवादी नेतृत्व था, वो कहीं न कहीं समझौता कर रहा है। तो अब एक नेताजी थे, मुलायम सिंह यादव थे, वो संसद में बोलते थे कि हमारा कौन दुश्मन है, और यहाँ हमारे जो मौजूदा नेता थे वो कहीं के उससे दूर जाते थे। तो हमें लगा नहीं, अब ये दौर दूसरा है, इस दौर में हम लोग यहाँ पे विचारों के साथ समझौता करना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो दौर दूसरा था, वो दौर दूसरा था। हम अपने विचारों को, और मुझे लगा कहीं कि घुटन महसूस हो रही है उस दौर, उस समय दल में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह करते हैं और जिनका कोई ज़मीनी आधार नहीं है, वो लोग गुमराह करते हैं। और उसमें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक निर्णय लेता है जो दल के कहीं हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब जिनका नहीं है ज़मीनी आधार, वो है सलाहकार। वो है सलाहकार। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय की समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग अलग है। जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान। ठीक है, अब आपने बोला कि हम लोग अयोध्या के रहने वाले, अयोध्या धाम में ही वो क्षेत्र आता है जहाँ बिल्कुल हैं आप।
और अब तो अयोध्या धाम पूरी दुनिया उसको जान रही है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को भी बोला कि पूरी दुनिया के रास्ते अयोध्या आते हैं, और जब पूरी दुनिया के रास्ते अयोध्या आते हैं तो जो अयोध्या धाम के ही रहने वाले हैं उनके घर का रास्ता वहाँ कैसे न जाए। तो यही बात कहीं न कहीं ठीक है राकेश प्रताप सिंह ने कही और वही आपने कही। अब इसी में से हमारा एक सवाल निकल के आपसे आता है कि राजनीति जो आपके जीवन में पूरी तरह शामिल है, और राजनीति के बिना आप प्रदीप सिंह बब्बू जैसे व्यक्तियों की जीवन नहीं हो सकता जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी चीज़ में गुजारा हो। अगर राजनीति में आपको अवसर मिले, राजधानी लखनऊ में आप रहते हैं, सामाजिक संगठन के माध्यम से भी, राजनीतिक माध्यम से भी ढेर सारे लोगों से हम आपका जुड़ाव सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देखते हैं, और जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ के आप हैं अयोध्या धाम क्षेत्र में, अम्बेडकर नगर जनपद के, तो इन दोनों क्षेत्रों में राजधानी लखनऊ या अम्बेडकर नगर जनपद, इन दोनों क्षेत्रों में अगर आपको अपने दल की तरफ से चुनने का मौका दिया जाए तो आप राजनीतिक रूप से कौन सी जमीन को चुनना चाहेंगे, अम्बेडकर नगर को या लखनऊ? देखिए सही बात है कि लखनऊ बहुत रहे हम लोग, छात्र राजनीति से लेकर लखनऊ बहुत समय दिए, लेकिन अम्बेडकर नगर हमारी जन्मस्थली है, एक लगाव उससे अलग होता है। और दल जो निर्णय ले हमारे लिए और दल जो निर्देश दे हमें, यहाँ से लेकर अम्बेडकर नगर तक, हम कहीं भी हमारे लिए अम्बेडकर नगर और लखनऊ एक बराबर है। दल का निर्णय हमारा निर्णय, जो भी निर्णय लेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। जुड़ाव अम्बेडकर नगर लोगों से राजनीतिक रूप से ज़्यादा बन रहा है या लखनऊ? देखिए जन्मस्थली है तो स्वाभाविक रूप से जुड़ाव है। जैसे मुझे आज जाना था अम्बेडकर नगर, हमारे गांव का मेला था, तो मेरा जुड़ाव, मेरा मन है मुझे जाना था वहाँ पे, तो ये लगाव ही जो कह रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने काम किया है, यहाँ पे लगभग हम 35 सालों से हैं। 1990 में मैं लखनऊ आ गया, तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं एक दूसरे को जन्मस्थली भी खींचती है, और जहाँ आपके लोग, जहाँ आप समय देते हैं, वहाँ के लोग भी आपको कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, आपको खींचते हैं। तो दल का निर्णय, हमारा निर्णय, हम दोनों पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई अपना या नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हम यहाँ के लिए या वहाँ के लिए, हम जहाँ पे हमें निर्देश दिया जाएगा वहाँ राजनीतिक सेवा का माध्यम है। हमें जहाँ पे पार्टी निर्देशित करेगी वहाँ जाके सेवा किया जाएगा। जो भी पार्टी निर्देश करे, जो भी निर्देश करे, चाहे लखनऊ, चाहे अम्बेडकर नगर, चाहे फैजाबाद, हम लोग तो सेवा, मुझे लगता है कि आपसे हमारा एक लंबा जुड़ाव, आप भी जानते हैं कि हम लोग शुरू से ही इसी भाव के रहे हैं कि सेवा भाव, जहाँ राजनीति तो एक सेवा का माध्यम है, और आज भी उसी चीज़ को लेकर चलते हैं। ठीक बात। अब एक अलग सवाल है, और ये सवाल, इसका जवाब देना आपके ऊपर है कि आप जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, और क्या देते हैं वो भी हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन बात मैंने बोला था कि निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। उन्होंने अपने ढंग से कहा था कि क्षत्रिय होना कोई गुनाह नहीं है, और क्षत्रिय तो ऐसी जाति है जिसमें ईश्वर ने जन्म लिया, भगवान ने जन्म लिया, एक बार नहीं कई बार जन्म लिया। हाँ, कार्य हम सबके लिए करते हैं, मदद हम सबकी करते हैं, राजनीति के माध्यम से हम सभी के लिए काम करते हैं, लेकिन सबको अपनी जाति पर गर्व होना है, ये उन्होंने कहा था। आप क्या मानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में, वर्तमान राजनीति में क्षत्रिय होना फायदे की बात है या नुकसान की बात? हाँ, देखिए क्षत्रिय, मैंने कहा अगर जाति की बात है तो मैं मुख्यमंत्री जी की बातों से अपने को जोड़ता हूँ। क्षत्रिय होना सही मामले में, या किसी भी जात में आप पैदा हो, यह आपके लिए गर्व की बात है। और क्षत्रियों में तो भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए, बौद्ध धर्म चलता है, बौद्ध बुद्ध से क्षत्रिय थे, महावीर क्षत्रिय थे, और महावीरों जैन धर्मों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं। तो मुझे लगता है ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन सवाल यह है कि गौरव की बात मेरे लिए व्यक्तिगत चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय कभी भी किसी अपनी जाति को लेकर, या हमने हमेशा कहा कि क्षत्रिय एक छत्रप की भूमिका में रहता है जो सबके लिए काम करता है, और हम वो चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे सनातन की सुरक्षा हो, और चाहे समाज की सुरक्षा हो, क्षत्रिय हमेशा उस चीज़ में आगे रहता है। आज भी हम क्षत्रिय संगठनों से जुड़े हैं, तमाम संगठन का एक संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति, हम उसके संयोजक हैं। उस संगठन के माध्यम से या जो भी, हम सबको लेकर चलने में विश्वास हमेशा रखते हैं, और आज भी क्षत्रिय, चाहे कल भी, चाहे आज भी, और आगे भी अपने इसी परंपरा को लेकर आगे बढ़ाएगा। अच्छा, जो राजनीतिक दल या जो राजनेता जाति जाति की राजनीति या भांति भांति की राजनीति के माध्यम से उन्हें लगता है कि वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, उनके विचारों से आप सहमत? देखिए, जाति के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जाति के माध्यम से आप समाज का, सर्व समाज का एक तरह से लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक जाति को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो बाकी जातियाँ कहीं न कहीं आपसे एक दूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिस राजनीति के जिस मुकाम पे पहुँचेंगे तो बाकी लोग आपसे दूर होंगे। तो आप जाति आपका एक आधार हो सकता है कि हाँ, आपके लोग आपके साथ रहें,
लेकिन आप सिर्फ उनकी बात करें, ये संभव नहीं हो सकता। अच्छा, बतौर राजनेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वैसे तो वो महंत हैं, संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, हम सब उनका उस रूप में आदर करते हैं, पत्रकार हो तो भी, या राजनेता हो या सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन एक राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 वर्ष से अधिक समय पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे के वो सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। प्रदीप सिंह बब्बू, व्यक्तिगत, पार्टी की बात नहीं हम पूछ रहे, व्यक्तिगत रूप से उन्हें कैसा राजनेता मानते हैं? मुझे लगता है बेहद उत्कृष्ट, इसलिए कि योगी जो होता है, योगी के अंदर कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई धर्म की कोई वो नहीं कि हम इस धर्म, योगी तो सबसे ऊपर होता है। और अगर योगी हमारा मुख्यमंत्री है तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर तो और कुछ नहीं है। तो योगी, और योगी जी ने साबित भी किया कहीं न कहीं एक बेहतर प्रशासक के तौर पे। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी। आज उत्तर प्रदेश में गांव का गरीब गुरबा भी ये कह सकता है आराम से कि हाँ, मुझे कोई सताने वाला नहीं है। एक समय था कि गांव में भी तमाम ऐसे लोग रहते थे कि उनकी बात को दबाते थे, उनको दबाते थे, कोई सुनने वाला नहीं। आज स्थितियाँ हैं कि उनके पास एक मुख्यमंत्री है जो उनकी बात को सुनता है। और मुझे लगता है कि योगी जी इस मामले में अपने पूर्ववर्ती तमाम लोगों से कहीं बेहतर है। उत्कृष्ट एक शब्द दिया आपने, ठीक है, उत्कृष्ट शब्द आपने क्योंकि बोल ही दिया तो हम उससे जोड़ के पूछते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 प्रकार का रूप उनका सामने आता है। एक आपने जो बोला कार्य को लेकर, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म किया उन्होंने, इस बात को सब बोलते हैं। वो खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि एक जिला एक माफिया होता था, हर जिले में एक माफिया डेवलप किया गया था और हमने उसे खत्म किया। ऑर्गेनाइज क्राइम ठीक बात है, उस पर चोट हुई है, लेकिन दूसरी तरफ वो ठोको पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा भी उनका नाम लिया जाता है। तो वो जो दूसरा उनका रूप है सख्त से अति सख्त प्रशासक का, उससे कितना सहमत है? देखिए, उनका जो सख्त प्रशासक का रूप है, कहीं न कहीं उसका प्रभाव है आज कि जिले से लेकर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। और जो आपने कहा ना कि संस्थागत जो माफिया थे वो कम हुए हैं। सिर्फ इस नाते जो ठोकों की मतलब ये नहीं, जब तक भय नहीं होगा अपराधी के अंदर, तो अपराधी कुत्ते की पूंछ है, वो फिर अपने उस पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भय होना चाहिए वो भय योगी जी ने पैदा किया और योगी जी के प्रशासन ने पैदा किया। मतलब यहाँ पे मानते हैं कि खौफ जरूरी है, खौफ जरूरी है, सत्ता का भय जरूरी है, इकबाल जरूरी है। अपराधियों, अगर इकबाल नहीं रहेगा, इकबाल आपका बुलंद नहीं रहेगा तो कहीं इनके हावी हो जाएंगे। वो पहले हम लोग जिस दल में रहे हैं उस दल में हमने देखा कैसे माफियाओं का जमावड़ा होता था और मंच पर शेयर करते थे उनसे राजनेता और माफिया एक साथ। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। किसी माफिया की हिम्मत नहीं कि आके मंच पे चढ़ जाए, किसी नेता क्या मंच शेयर कर ले। अच्छा, एक और प्रश्न है और आपको बड़ा इसका जवाब देने में अच्छा भी लगेगा, हालांकि जवाब आपका होगा। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री हुए अब तक, सबने राजधानी लखनऊ में कहीं न कहीं अपना ठिकाना बनाया। बिल्कुल। अखिलेश यादव एक टर्म मुख्यमंत्री हुए, बहुत वीवीआईपी जगह पर एक बहुत शानदार आवास है उनके पास। उनसे पूर्व में भी जो मुख्यमंत्री हुए उनका भी आप जान ही रहे हैं सब। योगी आदित्यनाथ अब तक एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजधानी लखनऊ में, हालांकि वो चाहे तो बहुत मुश्किल नहीं था, हाँ, बिल्कुल नहीं। कोई उनको कॉपरेट करने पे आ जाता, उनका भी राजधानी लखनऊ में एक आश्रम या आवास या गोरक्ष पीठ का ही कुछ एक अलग स्वरूप यहाँ हो सकता था। लेकिन अब तक उन्होंने राजधानी लखनऊ में अपने रहने का या अपने टिकने का कोई स्थान नहीं बनाया। राजनीति में सदैव कोई एक पद को सुशोभित नहीं करता। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय कर रखा है कि जब भी ये जिम्मेदारी छोड़ेंगे तो फिर गोरक्ष पीठ है? ये उन्होंने कई बार कहा भी है। मुझे लगता है कि जो हमारा अपना मानना है कि तन से और मन से योगी हैं। ठीक है, आज मुख्यमंत्री हमारे सौभाग्य है प्रदेश का, लेकिन आज भी वो तन से मन से योगी हैं। और जिस दिन उनको लगेगा कि हमारा कार्यकाल या हमारी जिम्मेदारी यहाँ पूरी हो गई, वो फिर अपने पुरानी जगह पे चले जाएंगे। उन्हें पीठ जो गोरख पीठ है उससे बेहतर कहीं नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि इस नाते कभी आवास बनाने की शायद वो सोचे भी नहीं। हाँ, लेकिन ये कुछ अलग सा तो है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो एक टर्म मुख्यमंत्री रह गया, अरे कईयों हैं, एक आवास नहीं, कई आवास बनती हैं, कोठियाँ, कई आवास बने हैं, कई आवास बने हैं। अपना आवास अलग बना है, परिवार का नाम पे अलग बना है, बेटे का अलग है। तो ये तो उन्होंने अपना लाभ उठाया। लेकिन योगी जी में यही तो एक खूबी है कि उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, अब देश के विभिन्न अंचलों में अभी चुनाव आ रहा है कि
आप देखेंगे कि जितनी डिमांड उनकी होती है, मोदी जी के बाद मुझे लगता है कि सर्वाधिक डिमांड उनकी होती है। ठीक है, इस विषय पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न और फिर हम दूसरे विषय पे चले जाएंगे। और विषय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आए। बिल्कुल नहीं। सम्मान की बात रही तो मुझे मठ में भी ढेर सारा मिलता है। बिल्कुल। हम यहाँ वही करने आए हैं जो हमारी पार्टी की नीति है, और वो हम करेंगे ही करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो जैसा करेगा वो भुगतेगा, ये बात उन्होंने बोली थी। तो जो जैसा करेगा वो भुगतेगा। भुगतना कितना उचित शब्द मानते हैं, भुगतना। मैंने क्या कहा, पहले मैंने कहा जो जैसा करेगा भुगतेगा। जब तक उसके अंदर डर नहीं होगा भुगतने का, तब तक वो करने से बाज नहीं आएगा। इसलिए वो जरूरी है। बात वहीं फिर आ जाती है, फिर खौफ वही, जरूरी। हाँ, खौफ जरूरी है, इकबाल जरूरी है। अगर वो खौफ और वो इकबाल नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करने से बाज आएगा। ठीक बात है। चोर चोरी से जाए चलिए अपने। दूसरे विषय पे आपको ले चलते हैं, क्योंकि आप छात्र नेता रहे हैं और छात्र राजनीति से निकलकर बहुत बड़े बड़े लोग देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आए और उन्होंने लंबे समय तक काम किया, बड़े पदों पर रहकर भी काम किया और आंदोलन भी बड़े बड़े किए। और कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको लेने में गर्व महसूस होता है सभी को। हम लोग भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी रहे छात्र राजनीति से निकलने वाले लोग भारत के। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति बिल्कुल मंद सी पड़ गई है और वजह है चुनाव न होना विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में। तो आप इस पर आपकी क्या राय है कि विश्वविद्यालय और विद्यालयों में चुनाव होने चाहिए? छात्र राजनीति इससे मजबूत होगी, राजनीति के लिए अच्छा होगा, या चुनाव नहीं हो रहे हैं ये बंद रहने चाहिए? नहीं, छात्र राजनीति हम लोग कहते थे कि राजनीति की नर्सरी है और बहुत कुछ सीखते थे हम लोग, सीख के आगे बढ़े। छात्र राजनीति में वहाँ कुछ सीखा और उसके बाद मुख्य राजनीति की मुख्य धारा में आए। छात्र राजनीति का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके अंदर जाति की भावना नहीं रहेगी, आपके अंदर धर्म की भावना नहीं रहेगी। कोई भी छात्र नेता आप देख लेंगे, अगर वो कुछ करने के लायक होगा तो सबके लिए करता है। एक छात्र नेता का ये बुनियादी खूबी होती है। तो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति तो बढ़ाने के लिए और छात्र संघों का चुनाव कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बंद है। लखनऊ विश्वविद्यालय के चुनाव में हम लोग जहाँ से निकले हुए हैं वहाँ भी कोर्ट का आदेश था, वो चुनाव तब से बंद हो गया। तो मुझे लगता है छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव से एक नई राजनीति की एक नई पौध ऐसे आती है जो लोगों के लिए काम करती है। अगर छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हाँ, तो कहाँ से मिलेंगे प्रदीप सिंह बब्बू? हाँ बिल्कुल। कहाँ से मिलेंगे दयाशंकर सिंह? बहुत ऐसे लोग। कहाँ से मिलेंगे ब्रजेश पाठक? तमाम ऐसे लोग हैं। और आप देखेंगे, मैं इस बात को कहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से कि आपने जो 2 नाम लिया, मुझे लगता है कि आप अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा भीड़ मिलने वालों की उन्हीं लोगों के यहाँ होती है, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा वो लोगों को ज़्यादा जो भी अपनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, हाँ, ज़्यादा जो भी अपनी बात कहते हैं उनसी बात को कहते हैं, सुनते हैं, कहीं की कनेक्ट ज़्यादा रहते हैं वो। और हर दल, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग आते हैं। यानी छात्र संघ के चुनाव को लेकर के आपका मत है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि छात्र राजनीति भी आजकल परिवर्तित दिख रही है। चाहे वो DU में चुनाव हुए, वहाँ पर एक पद छोड़ दें अगर, तो सारे पदों पर उपाध्यक्ष छोड़ के ABVP के लोग जीत गए। और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक, अति आश्चर्यजनक था हैदराबाद यूनिवर्सिटी। जी जी, हाँ, अखिल भारतीय विद्यापीठ। हाँ। तो क्या राष्ट्रवाद या दक्षिण पंथ या भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, इसका प्रभाव अब छात्र राजनीति में भी ये प्रभावी हो गई है? आपको लगता है? बिल्कुल प्रभावी होगी, क्यों नहीं प्रभावी होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष में जो लोग हैं, भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं, आप देखेंगे कि राष्ट्र के प्रति उनकी क्या चिंता है और राष्ट्र के प्रति क्या कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आज का छात्र है वो देखता है कि अगर हम राष्ट्र को देखेंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि। हमने पहले भी आपने कहा और हम भी उससे कहीं न कहीं सहमत हुए कि राम और राष्ट्र, तो लेकिन राष्ट्र जिसके पास, अगर राष्ट्र की बात हो तो हर आदमी राष्ट्र को सर्वोपर रखेगा। और आजकल छात्र राजनीति से जो लोग निकल रहे हैं वो देख रहे हैं इस बात को। आपने 2 जगह का जिक्र किया, वहाँ का छात्र, वहाँ तो कोई क्या नाम है, वोट चोरी नहीं हो रही है, वहाँ पे तो कोई EVM मशीन नहीं आ रही, फिर भी वहाँ भाजपा जीत रही, ABVP जीत रही है। तो आप ये मानेंगे कि कहीं की जो भाजपा का विचार है वो लोगों में ऊपर से लेकर नीचे तक हर वर्ग में, छात्र से लेकर जो रोजगार जिनके पास है, जो बेरोजगार हैं, जो जैसे भी हैं, वो सबके पास कहीं कि हर आदमी चाहता है कि हाँ भाजपा ही आ गया है। तो वो उसका परिणाम है, चाहे हैदराबाद विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ।
हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा गढ़ मानते हैं कि ओवैसी बिल्कुल। का बहुत बड़ा गढ़, उनका बहुत बड़ा गढ़ है, प्रभाव हाँ। क्षेत्र था और वहाँ चीज़ें बदली, तो इसका मतलब वो विचार जिस पर जो भाजपा का विचार है वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। छात्र राजनीति। और भाजपा के विचार है राष्ट्र सर्वोत्तम, राष्ट्र सर्वोपरि। ये जो विचार पैदा हुआ, ये जो विचार लोगों के दिमाग में लाने का काम किया, वो भाजपा ने किया। इसके पहले तो कोई राष्ट्र के प्रति उतना सोचता ही नहीं था। राजनीति तो सोचता था, लेकिन राष्ट्र के प्रति नहीं सोचता था। आज भाजपा ने वो किया कि लोगों को राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। और मुझे लगता है वो जो प्रेरणा है, वो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हो या समाजवादी, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से हो, वो कहीं के लोगों की बात, छात्रों की बात बीच में भी आया है। छात्र तो ऐसे हैं कि वो उनके ऊपर किसी ठीक है, एक और सवाल आता है, उसके बाद हम फिर अंतिम सवाल पे आएंगे आपके पास। इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए, जी जी, आपातकाल लगा था भारत में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जी और एक कार्यक्रम शहर में हमने आज देखा, उस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा होनी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि वो समय कभी भुलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल। और जब भी देश सोचेगा इस राष्ट्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, तो इमरजेंसी भी याद आएगी लोगों को। बिल्कुल, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत। इमरजेंसी भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं भुलाई जा सकती। एक समय में जब लोगों को अपने आम अधिकारों से वंचित होना पड़े और हर आम आदमी ये सोचे कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, और ये दौर ऐसा लगता था एक काला दौर है वो, और उस काले दौर को लोग इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। जबकि एक दूसरी पीढ़ी आ गई है। आज संयोग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आज पुण्यतिथि है जी, और मुझे लगता है कि उस दौर को बीते 50 साल हो गया, एक दूसरी पीढ़ी लोगों के बीच में आ गई है, लेकिन फिर भी लोग नहीं भूल रहे हैं। अब सोचिए कि वो क्या दौर रहा होगा, हम लोग तो तब छोटे रहे होंगे। ठीक बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगभग उम्र में हम लोगों के ऐसे आगे पीछे, लेकिन वो कहते हैं कि उस दौर में संविधान में जो परिवर्तन किए गए, संविधान की मूल प्रस्तावना में जो बदलाव किया गया, वो भी गलत था और उसको भी ठीक किया जाए। ये मुख्यमंत्री कहते हैं, खुले मन से कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो कहते समाजवाद या अन्य शब्द जो उसमें शामिल किए गए जबरदस्ती, चाहे वो पंथ निरपेक्ष हो चाहे अन्य शब्द हो जो शामिल किए गए, वो चीज भी संविधान मूल प्रस्तावना जो थी वो होनी चाहिए, बदलाव होगा उसको भी चेंज करना चाहिए। उस दौर में जो भी परिवर्तन हुए वो कहीं न कहीं उस दौर की जो शासिका थी इंदिरा गांधी, उनकी अपनी सोच का परिणाम है। और मुझे लगता है कि जब आपके अंदर तानाशाही आ जाए तो तानाशाही के बाद आप वही सोचेंगे, लोकतंत्र के हित में तो नहीं रहेगा। और लोकतंत्र के जो भी निर्णय लिए गए वो लोकतंत्र के हित में नहीं था, जो परिवर्तन हुए वो भी लोकतंत्र के हित में नहीं था। तो फिर वो संविधान की किताब हाथ में लेके संसद में खड़े होना और लोकतंत्र चिल्लाना, उनको क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, देखिए संविधान की किताब तो हम लोग चूंकि नहीं, राहुल गांधी जी यहाँ पर संविधान की किताब लेकर लोकतंत्र करते हैं। हाँ, वो तो चूंकि उन्हीं के दौर में परिवर्तन हुआ है, वो तो कहेंगे लोकतंत्र। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, वो उस दौर में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में सुधार लाना जरूरी है। नहीं, बदलाव को फिर जो संशोधन हुआ वो गलत, बदलाव को बदलना है, उसको सुधारना चाहिए और मौका है, मतलब उसे गलती मानते हैं। मौका है, बिल्कुल हो सकता है सुधर भी जाए। ठीक, अंतिम सवाल, राजनीति और पत्रकारिता दोनों को अपना अपना काम करना पड़ता है। बिल्कुल, राजनीति में भी कोई ऐसी शर्त नहीं अभी बनी है कि आप एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम पास करने के बाद राजनीति में आएंगे, या राजनीति के लिए एक फार्म भरना इस प्रकार का। आप ऐसी पत्रकारिता में भी अभी स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति जो शिक्षित दीक्षित है वो इस राह को पकड़ सकता है, प्रिंट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे माध्यम है, किसी माध्यम से, और अब तो सोशल मीडिया भी एक बड़ा माध्यम है। आप पत्रकारिता और राजनीति को आप एक दूसरे का कितना सहयोगी मानते हैं या कितना प्रतियोगी मानते हैं? देखिए, पत्रकारिता, हम उस पत्रकारिता की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी की वसूली के लिए की जाती हो, उसे हम गलत मानते हैं। लेकिन लोकहित के लिए जो पत्रकारिता है, यानी पत्रकारिता का भी पहला हित तो लोकहित है, बिल्कुल आम जनता है। हम बात उसके हित में अगर कर रहे हैं और कभी किसी राजनेता के खिलाफ भी चली जाए, तो पत्रकारिता और राजनीति को एक दूसरे का आप सहयोगी मानते हैं या प्रतियोगी मानते हैं? देखिए, प्रतियोगी तो एकदम नहीं मानते हैं। पत्रकारिता और राजनीति समाज के लिए एक दूसरे के पूरक होते हैं। राजनीति में करते करते अगर कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कुछ गलती हो जाए, तो मुझे लगता है वो काम है पत्रकारिता का कि लोगों के सामने लाना
या जो मौजूदा शासक उसके सामने लाना कि कहीं की ये चूक हुई है, ये भूल हुई है या ये गलत हुआ है। अगर स्वस्थ पत्रकारिता जो भी चल रही है, मुझे लगता है कि जब वो हमारी भूल को बताते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं, तो प्रतियोगी तो नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो पत्रकारिता और राजनीति दोनों मिलके एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप सिंह बब्बू जी से हमने खुलकर सवाल पूछे, जवाब भी उन्होंने हर सवाल का दिया। हाँ, जवाब उनका अपना था, जैसे सवाल हमारा था ऐसे जवाब उनका था। उनके शब्दों में, उनकी बातों से आप देखिए कि कितनी चीज़ें आपको ठीक लगती हैं और कितनी चीज़ों से आप असहमत हैं। जल्द ही किसी और ऐसे ही वरिष्ठ व्यक्ति से, ऐसे ही तेज तर्रार व्यक्ति से बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।